नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल SC/ST की सब कैटेगरी में आरक्षण को मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद राज्य अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण में आंकड़ों के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि सारी अनुसूचित जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग नहीं हैं, कुछ दूसरों से ज्यादा पिछड़ी हो सकती हैं। हालांकि पहले भी कई राज्यों में इस तर्ज पर कदम उठाए जाते रहे हैं। सरकारें राजनीतिक फायदे के लिए भी इस ओर बढ़ी हैं। 1975 में पंजाब के मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह, 1994 में हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल, 1997 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने SC कोटे में सबसे कमजोर के लिए सब कोटा बनाया। 2007 में नीतीश कुमार ने इस वर्ग में महादलित वर्ग बनाया। पंजाब की अगर बात करें तो कहा गया कि 1975 में जैल सिंह सरकार मजहबी सिख को अकाली दल से शायद दूर रखना चाह रही थी। जो सब कोटा बनाया गया, इससे मजहबी सिख जो खेतीहर मजदूर और वाल्मीकि जो शहरी सफाई काम करते हैं उनको फायदा हुआ। इससे पहले आरक्षण का फायदा चमड़े का काम करने वाले वर्ग को मिला। समाजशास्त्री एस जोधका ने 2007 में दलित वर्गीकरण पर अपने एक लेख में लिखा कि 105 IAS अफसरों में केवल 3 वाल्मीकि और मजहबी समाज से थे, जबकि इनकी आबादी SC में 42% थी। हरियाणा में 1996-2003 में सब कोटे के बाद चमड़े के काम करने वालों को क्लास 1 कैटेगरी में नौकरियां मिली, तो अन्य पिछड़ों को क्लास 2 में नौकरी मिली। भागीदारी 8% से 48% पहुंच गई और क्लास 3 की नौकरियों में 10% से 49% पहुंच गई। तो इसी को हमारे साथ जुड़ेंगे खास गेस्ट SS जोधका से बात करेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट का कल का वर्डिक्ट आया है, इसका हर ओर स्वागत भी हो रहा है, सवाल भी उठ रहे हैं। कई राज्यों ने स्वागत किया है, कर्नाटक, तेलंगाना स्वागत कर रहे हैं। कुछ लोग संशय के सवाल उठा रहे हैं। क्रीमी लेयर के मसले पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जो पद कोटे के नाम पर अभी हैं, कई पद सरकारी नियुक्तियों के लिए खाली पड़े रह जाते हैं। क्या उनका क्या होता है, उस लिहाज से क्या असर पड़ेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कल के ही फैसले में कहा है कि हाँ, हमने पहले अपने फैसले को पलटा है और अब सब कोटा की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो ये अपने आप में जो वर्ग इन जातियों में, अनुसूचित जाति जनजातियों में बिल्कुल पिछड़ा है, उनको किस तरह से उनको फ़ायदा पहुंचाएगा, उनकी किस तरह से हौसला अफजाई होगी, उनकी भागीदारी किस तरह से बढ़ेगी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। और SS जोधका हैं, समाजशास्त्री हैं, हमारे साथ जुड़ गए, मुझे बताया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जोधका जुड़ने के लिए। आपसे बेहतर हमें कौन समझा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला आया है सर, उसका जो हमारा वर्ग है, जो सब कोटा बनेगा, कितना असर, कितना फायदा इसका आप होता हुआ देख रहे हैं? वो डिपेंड करेगा कितना पॉलिटिकल विल है और किस तरह से आगे, इसके आगे जो चलने की बात है, किस तरह से डेटा इकट्ठा करेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए एविडेंस चाहिए, आपको डेटा चाहिए, किसको किस तरह से क्लासिफाई किया जाएगा। ये शुरुआत है, इजाजत दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, पहले ये लीगली अलाउड नहीं था। तो आई थिंक इट्स लॉन्ग वे टू गो, लेकिन ये जरूरी था किसी ना किसी तरीके से। अगर रिजर्वेशन पॉलिसी को नीचे तक ले जाना है तो इस तरह के प्रोसेसेस तो करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर कम्युनिटीज को अलग से रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग प्रोफाइल है कम्युनिटीज की, और काफी ढेर सारी कम्युनिटीज होती हैं। उनको किस तरह से उनको क्लस्टरिंग किया जाए, वो क्लस्टरिंग करके ताकि वो वायबल रहे, नहीं तो छोटी छोटी कम्युनिटीज हो जाएंगी तो बट जाएगी। पंजाब ने कर रखा है ऑलरेडी, वो इन सम सेंस उसको स्टडी किया जाना चाहिए, हमने भी स्टडी किया था। तो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सो 2 या 3 से ज्यादा कैटेगरीज नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बहुत ज्यादा कैटेगरीज करेंगे तो फिर वो काइंड ऑफ इफेक्टिवली फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारा काम बाकी है, डेटा इकट्ठा करना है, स्टेट लेवल पे करना है, सेंट्रल लेवल पे करना है। तो ये सब चीजें जो है, इसके लिए बहुत ज्यादा पॉलिटिकल विल चाहिए, क्योंकि लोकल लेवल पे जो इंटरेस्ट आएंगे वो उनके साथ कन्फ्रंट करना पड़ेगा स्टेट के पॉलिटिकल प्रोसेसेस को।
तो काफी सारी चीजें पड़ी हैं अभी करने के लिए। बिल्कुल सर, आपने ये कहा कि एक तो बहुत ज़्यादा कैटेगरीज ना बनाएं। तमाम जो राज्य हैं उनकी अपनी अलग अलग तरह की परिस्थितियां हैं। राजस्थान में देख लें इतनी सारी कैटेगरीज है। बिहार की परिस्थिति बिल्कुल अलग है, पंजाब में आपने कहा। तो अगर आप अपनी स्टडी के माध्यम से थोड़ा सा अगर एक राज्य के माध्यम से हमें समझाना चाहें कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपने कहा ये ज़रूरी है और हमारे समाज के तो ये बिल्कुल कुछ सुनाई निचले नहीं दिया वर्ग तक आपका पहुँचे। जी जी सर। कनेक्शन, आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज़ पूरी तरह बढ़ाते हैं। अब आप सुन सकते हैं सर मुझे? सुन सकता हूँ, हाँ अब जी, सुन सकता हूँ, वो बिल्कुल वही सुन आप अपने स्टडी के माध्यम से अगर एक राज्य के माध्यम से ही हमें समझाएं। हालांकि हम समझते हैं कि हर राज्य की परिस्थिति अलग है। हम छत्तीसगढ़ की बात करें, वहाँ पे ट्राइबल समुदाय ज़्यादा है। राजस्थान में 50 से ऊपर इस तरह से जातियाँ हैं। और आपने कहा कि बहुत ज़्यादा सब कैटेगरीज भी नहीं बनानी चाहिए। तो अगर हम एक राज्य के संदर्भ से ही समझना चाहें क्यों ये ज़रूरी है, क्योंकि सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल संशय में भी हैं। और अगर राजनीतिक दल की बात ना करें, कुछ दल ये संशय में है कि भाई क्रीमी लेयर की बात अगर आ जाएगी, ओबीसी में जिस तरह से क्रीमी लेयर है यहाँ पे भी चली जाएगी, या वो ज़रूरी है? थोड़ा सा आप हमें समझाइए जी। वो संशय जेन्युइन है, क्योंकि इस पे कम बात हुआ है। जो क्रीमी लेयर की जब भी बात आती है तो एकदम से लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि कहीं रिजर्वेशन को वापस लेने का तो चक्कर नहीं चल रहा। तो इसलिए लोगों को ट्रस्ट में लेना बहुत जरूरी है। जो कम्युनिटीज के लीडर्स हैं उनको साथ में बिठाना बहुत जरूरी है कि ये रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं है मूव, ये रिजर्वेशन को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए उसके लिए है। क्योंकि अलग अलग कम्युनिटीज हैं, अलग अलग तरह के उनके हिस्ट्रीज रहे हैं। पंजाब का जैसे हमने देखा, अगर वो सब क्लासिफिकेशन ना होता, लेकिन वो सब क्लासिफिकेशन सिर्फ स्टेट लेवल पे रहा है। जो सेंट्रल सर्विसेज है उसमें सब क्लासिफिकेशन रही है। अगर आप स्टडी करिए सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज जो स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज है, उससे बहुत सारा इंसाइट मिलेगा। और ये जरूरी है कि उसको एम्पिरिकली स्टडी करके फिर हर स्टेट का अपने अलग अलग तरीके से एनालाइज करना है। कई जगह पे ये प्रॉब्लम नहीं है। लाइकवाइज जब एसटी की बात आती है तो उसको नेशनल लेवल पे हमें सोचना पड़ेगा, वो ज्यादा जरूरी है। कुछ कम्युनिटीज हैं वो सारी की सारी सेंट्रल सर्विसेज को लेके चली जाती हैं, और बाकी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो एसटीज में हैं, वो हजार सैकड़ों के नंबर में है उनका। उनको किस तरह से क्लब किया जाए, क्लस्टर करके क्लासिफाई किया जाए। ओबीसी का भी ये क्या नाम, क्रीमी लेयर भी इतनी आसान काम नहीं है। क्रीमी लेयर कई जगह पे जरूरत है आपको, हर कोई compete नहीं कर पाएगा। टॉप लेवल जॉब्स हैं उसको कैसे ओपन रखा जाए, कुछ तरह के जॉब्स में आप उनको बाहर कर सकते हैं। तो इसके लिए काफी सारा बातचीत करनी पड़ेगी, लोगों से समझना पड़ेगा। और सबसे जरूरी है कि पॉलिटिकल विल जो है, ईमानदारी की जरूरत है। जब जब अगर थोड़ा सा भी अगर सोच करेंगे कि आप हम पॉलिटिकल प्रेशर्स को काइंड ऑफ कंसीड कर देंगे, तो उसके बाद लोगों का ट्रस्ट चला जाएगा। तो लोगों को ऑब्वियसली एंजाइटीज तो है इसके बारे में। बिल्कुल सर, जैसे हमने पंजाब का केस देखा या हरियाणा का देखा, जो मैंने कोट भी किया कि किस तरह से जब ये सब कोटा हुआ तो जो क्लास 2 की नौकरियां थी, क्लास 3 की नौकरियां थी, उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन इसका एक तो नौकरी की बात है, जो हमारे समाज में जिस तरह से बाल्मीक थे या जो मजहबी सिख थे, उनमें शिक्षा की कमी थी, वो खेतिहर मजदूर थे। लेकिन जो चमड़े के कारोबार में थे उनको व्यापार ज़्यादा मिला, इसलिए वो अग्रसर, उनको ज़्यादा लाभ मिला। तो थोड़ा इसका ये पर्सपेक्टिव भी आप हमें ज़रा समझा दीजिए लोगों को कि क्यों हमारे समाज में भी विकास के लिए ये ज़रूरी है, या क्या परिस्थिति बनती है? पहली बात तो यह है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब या ओबीसी जो कैटेगरीज हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरीज हैं। उसके अंदर बहुत सारी जातियां होती हैं जिनको लिखा जाता है। जैसे पंजाब की बात करें तो उसमें टोटल 39 कम्युनिटीज हैं, 39 जातियां हैं जिनको शेड्यूल्ड कास्ट के तौर पे शामिल किया गया है। और वो जो 39 जातियां हैं उसमें दो तरह के डिफरेंस बहुत ज्यादा हैं। एक तो यह है कि उसमें 3-4 जातियां हैं जो सारे शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन का 75% प्लस हैं, और बाकी की जो 35-36 जातियां हैं वो बाकी 5-7% हैं। और उनमें भी जो 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 बड़े क्लस्टर्स हैं, बड़ी जातियां हैं, जैसे वाल्मीकि मजबी सिख एक क्लस्टर है, या आधर्मी रामदासिया चमार दूसरा, रविदासी एक दूसरा क्लस्टर है। ये एक ही कम्युनिटी से आती हैं दोनों जाति, मतलब दो अलग कम्युनिटीज हैं ये। सो दो कम्युनिटी से आती हैं, ये दोनों मिला के वहां पे करीबन 75% पॉपुलेशन बनता था। अब शायद थोड़ा कम हो गया बिकॉज एक और कम्युनिटी ऐड कर ली गई थी। तो इनमें भी काफी डिफरेंस है उनका। अगर देखा जाए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक कम्युनिटी है जिसके अंदर अपने सोशल मूवमेंट्स रहे हैं, एजुकेशन काफी ज्यादा है, तो वो नेचुरली compete कर सकती है उन रिजर्व पोजीशंस के लिए।
लेकिन बाकी जो कम्युनिटीज हैं दूसरी, पहले जैसे वाल्मीकि और मजबी की आपने बात की थी, वो ज्यादा ग्रामीण थे, वो ज्यादा खेतीहर मजदूर थे, लैंडलेस थे, उनमें उतना अर्बनाइजेशन नहीं हुआ था। तो उनके लिए उनके साथ अपने जो फेलो एससीज हैं उनके साथ compete करना बड़ा मुश्किल था। बिल्कुल। लाइकवाइज आंध्र प्रदेश में जो डिमांड उठा था माला मादिगा के बीच में, मादिगाज ये डिमांड कर रहे थे, ये दोनों बड़ी कम्युनिटीज है वहां पे, मादिगाज ये डिमांड कर रहे थे कि भाई हमारे को अलग से क्लासिफाई किया जाए, क्योंकि मोस्टली जो पोजीशंस हैं वो मालाज के पास जा रही हैं। मालाज भी ऐसी हैं, लेकिन मालाज का ये है कि वो उनमें एजुकेशन का कल्चर ज्यादा रहा है और कई हिस्टोरिकल रीजन रहे हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में चले जाइए, वहां पे महार जो अंबेडकर की कम्युनिटी है उसमें बहुत ज्यादा जागरूकता है जी। और बहुत ज्यादा एजुकेशन भी है, वो काफी आगे चले गए हैं, उनके उनके लिए compete करना आसान हो गया है। और बाकी जो कम्युनिटीज हैं वो उनको लगता है कि हाँ भाई सारा का सारा जो एससी का शेयर है इनके पास चला जाता है, या ज्यादातर शेयर इनके पास चला जाता है, तो उनमें एक रिजेंटमेंट है, उनमें एक लगता है कि उनको भी हमारा हिस्सा हमारे को मिलना चाहिए। तो ये सब चीजें जेन्युइन है। ये जो रिजर्वेशन का जो पर्पस था कि सबको साथ लेके चलना है, तो वो विद इन एससी कम्युनिटीज भी लागू होता है। और उसको एक अच्छे तरीके से अगर स्टडी करके, और हर रीजनल कॉन्टेक्स्ट, जैसे आपने कहा, हर प्रदेश का अपना एक इतिहास है और अपनी एक सच्चाई है, और उसको समझना बहुत जरूरी है। उसको अगर एक नेशनल लेवल पे आप एक सिंपल सा स्लोगन बना देंगे उससे बात नहीं बनेगी। लोकल लेवल पे जो लोकल ब्यूरोक्रेसी है उनको पता है इन चीजों के बारे में, लोकल एक्टिविस्ट हैं उनको पता है इनके बारे में, बाकी हमारे जैसे लोग भी जानते हैं जो सोशल साइंटिस्ट हैं, हमने काफी डेटा इकट्ठा कर लिया है। और लेकिन इसके साथ साथ जो कलेक्शन होता है डेटा, एससी का डेटा हर 10वें साल जब सेंसस होता है तो उसमें कम्युनिटी वाइज डेटा आता है, ओबीसी की तरह नहीं है। एससी का डेटा हमारे पास है पिछले करीबन 150 साल से, 1961 से लेकर 1861 1870 से लेके अब तक किसी ना किसी फॉर्म में डेटा रहा है हर रीजन का। अगर उस पर ध्यान से काम किया जाए काफी कुछ निकल के आएगा। कौन सी कौमें हैं जो आगे निकल गई हैं, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, उनका मोबिलिटी लेवल क्या है, किनका कितना नंबर है, कौन से स्मॉल कम्युनिटीज हैं, किनको क्लस्टर किया जा सकता है, किनको अभी क्रीमी लेयर का इशू जो है उनमें डिस्कस किया जाए। कुछ कम्युनिटीज में क्रीमी लेयर की बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी वो फर्स्ट जनरेशन एजुकेटेड है, जो थर्ड जनरेशन तक आ गए हैं उनके बारे में कैसे बात किया जाए, और ये कम्युनिटीज के साथ डिस्कस करके किया जाए। बिल्कुल सर, एक आखिर में संक्षेप में एक सवाल ये कि एक सवाल जो संशय खड़ा कर रहे हैं उनके जहन में ये सवाल आ रहा था कि भाई कितनी ऐसी नौकरियां हैं जो होती हैं लेकिन सरकार भरती नहीं है उनको। आपने नेक नियति की बात की और फिर वो जनरल को चली जाती हैं, तो वो भी एक संशय है जो बार बार उठ रहा है इसमें। नहीं, वो एक अलग मुद्दा है। आई थिंक दोनों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। उस पे सब शेड्यूल्ड कास्ट का जो इशू है वो कॉमन हो जाता है। बिल्कुल। तो वो जरूरी है। अगर पोस्ट आएगी तभी बांटी जाएगी ना। हाँ। अगर पोस्ट नहीं आएगी तो बांटेंगे क्या? तो वो एक दूसरा मुद्दा है, उसमें भी वही बात आ जाती है, पॉलिटिकल विल की बात आ जाती है। बहुत ज्यादा जो नौकरियां निचले लेवल की नौकरियां थी उनको काफी ज्यादा आउटसोर्स कर प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। उससे भी प्रॉब्लम होती है। जो कम्युनिटीज पीछे रह गई हैं जिनको वहां पे एंटर करना है उनके लिए जॉब्स ही नहीं है। तो वो भी उसको भी इशू को उठाना जरूरी है। अगर आपकी पॉलिटिकल विल है उनको साथ लेना चाहिए तो लोअर लेवल जॉब्स जो है क्लास 4 की जॉब जिनको बोलते थे उनको ओपन किया जाए। लाइकवाइज एजुकेशन में अलग अलग लेवल्स हैं। एजुकेशन कोई एक चीज नहीं, हर किसी को स्कूल में जाने का आजकल है तरीका है, वो जाते हैं, स्कूल जाते भी हैं, लेकिन उसमें जब आती है रिजर्वेशन कॉलेजेस में या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या आईआईटीज में, तो वहां पे भी एक स्टडी करना जरूरी है किस तरह से कहाँ पे क्या सिस्टम फिट बैठेगा। तो वहां पे अगर आप क्रीमी लेयर को बाहर करेंगे तो कोई भी नहीं होगा कैंडिडेट। तो इस चीज को बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है, दूसरा लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ज्योतिका सर समाजशास्त्री मशहूर और बहुत गहन, इनका यही कहना है कि एक तो पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है और साथ ही सबको कॉन्फिडेंस में लेकर, विश्वास में लेकर इस पर आगे बढ़ा जा सकेगा। बहरहाल देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते, बने रहिए हमारे साथ। बात अब उत्तर प्रदेश की। प्रयागराज में मारे गए उत्तर प्रदेश के माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या के मामले में यूपी पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है। यूपी सरकार की तरफ से गठित न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पुलिस अचानक हुई इस घटना को टाल नहीं सकती थी। आयोग की रिपोर्ट में क्या खास कहा गया, देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें 15 अप्रैल 2023 की हैं। प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल में रात करीब 10:30 बजे अतीक अहमद और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सवाल शासन और पुलिस पर लगे, लेकिन अब ये दाग भी धुल गए हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिलीप बालासाहेब भोसले की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय न्यायिक समिति ने अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। आयोग ने कहा है कि इस घटना को टालना संभव नहीं था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस और राजतंत्र की कोई मिलीभगत दिखाई नहीं दी। अतीक की हत्या के मामले में न्यायिक आयोग ने कहा है पुलिस या राजतंत्र की मिलीभगत का कोई सबूत नहीं मिला। इस हादसे को टालना संभव नहीं था। मात्र 9 सेकंड में सब कुछ हो गया। ऐसे में पुलिस कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थी। राजतंत्र की संलिप्तता का कोई प्रमाण नहीं मिला है। अतीक और अशरफ को मानक से ज्यादा संख्या में सुरक्षाकर्मी दिए गए थे। मीडिया कवरेज के तरीकों में कुछ सुधार किए जा सकते हैं। आरोपियों ने चर्चित होने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि अतीक और अशरफ की हत्या से पुलिस को नुकसान हुआ है। दोनों आरोपियों के पास से हथियारों की बरामदगी की जानी थी जो पाकिस्तान निर्मित थे। इसके अलावा आतंकी संगठनों के साथ संबंध और हथियारों के सप्लायर से संबंधित जानकारी के बारे में पता लगाना भी बाकी था। अतीक की हत्या की सच्चाई जानने के लिए न्यायिक आयोग ने 87 गवाहों की गवाही ली। कॉल्विन अस्पताल के सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले, मौजूद मीडिया कर्मियों के कैमरे में जो फुटेजेस थे उनको देखा और दस्तावेजों की भी जांच की और उसके बाद 365 पन्नों की रिपोर्ट शासन को सौंपकर पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सुप्रीम कोर्ट का नीट परीक्षा दोबारा कराने की मांग से जुड़ी याचिका को आज खारिज कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना विस्तृत फैसला सुनाया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी लापरवाही से एनटीए को बचना चाहिए। आगे की परीक्षाओं में ध्यान रखे एनटीए। भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएं। एनटीए के ढुलमुल रवैये से पेपर लीक और गलत प्रश्न पत्र बटे। पेपर लीक जैसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। परीक्षा के लिए ठोस मैकेनिज्म अपनाए जाए। डेटा साइबर सुरक्षा उपाय अपनाए जाएं। सीसीटीवी से हो परीक्षा केंद्रों की निगरानी। प्रश्न पत्रों में हेराफेरी रोकने के भी इंतजाम हो। पेपर का कोई सिस्टमैटिक ब्रीच नहीं हुआ था। पेपर लीक पटना, हजारीबाग तक सीमित थी। परीक्षार्थियों की पहचान करना सुनिश्चित हो। प्रश्न पत्र स्टोरेज से जुड़ी एसओपी तैयार हो। नीट की दोबारा परीक्षा की मांग खारिज करते हैं। 30 सितंबर तक केंद्र की कमेटी रिपोर्ट तय करे। ऐसी गड़बड़ी को रोकने के लिए कमेटी का गठन हो और इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। और इस पर हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। नीट यूजी 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है और इस फैसले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने एक बार फिर कहा है कि नीट जो परीक्षा थी उसमें सिस्टमेटिक ब्रीच नहीं हुआ था और इसके अलावा जो है ये लीक जो है वो पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। लेकिन उन्होंने एनटीए पर बड़े सवाल उठाए हैं और कहा है कि एनटीए को जो खामियां इस परीक्षा में दिखाई दी हैं उनको उन खामियों को भरना होगा और छात्रों की लापरवाही के लिए इस तरह की खामियां कतई बर्दाश्त नहीं होंगी, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे डायरेक्शन, बहुत सारे दिशा निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि जो कमेटी केंद्र सरकार ने गठित की है उसका कार्य क्षेत्र किस तरीके का हो, किस तरह की वो सिफारिशें करें, इसको लेकर बहुत सारी गाइडलाइन दी हैं। उसमें कहा है कि सारे जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं उनकी सीसीटीवी से निगरानी हो। इसके अलावा जो पेपर जो है ई रिक्शा की जैसी जगह से ना ले जाकर इलेक्ट्रॉनिक लॉक के जरिए बंद वाहन में लेकर जाए जाएँ। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट लिए जाएँ। ट्रेनिंग प्रोग्राम सभी हितधारकों का इसमें होना चाहिए, चाहे वो परीक्षा नियंत्रक हों, चाहे वो छात्र हों, सभी जो परीक्षा केंद्र से जुड़े लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से जो खामियां, जिस तरीके से पेपर में हेराफेरी हो या फिर गलत जो उत्तर है उस पर अंक दे दिए गए हों, इस तरह की खामियां दोबारा नहीं होनी चाहिए, इस तरह की कमियां दोबारा उजागर नहीं
नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिस पर छात्रों की बेहतरी ज़रूरी है। बहुत सारे दिशा निर्देश उन्होंने जारी किए हैं और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि 30 सितंबर तक कमेटी अपनी रिपोर्ट दे, लेकिन केंद्र सरकार को कहा है कि इस संबंध में जो भी डेवलपमेंट होगा वो 2 हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। इसका साफ मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को यहीं छोड़ने वाला नहीं है, जबकि एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक ठोस मैकेनिज्म होना चाहिए इस परीक्षा को लेकर ताकि उसकी गरिमा प्रभावित ना हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसकी लगातार सुनवाई करेगा और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि निगरानी भी इस मुद्दे पर करेगा। नई दिल्ली से कमलकांत के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना विस्तृत फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कर दी है कि इस मामले को वो अभी छोड़ने वाला नहीं है। वो आगे भी इसकी निगरानी करेगा और जब तक निगरानी करेगा, जब तक एक ठोस रोबस्ट मैकेनिज्म इस परीक्षा को लेकर इस देश में नहीं आ जाता है। हमारे साथ श्वेतांक हैं जो पिटिशनर थे। हालांकि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया सिस्टमेटिक ब्रीच नहीं था, पटना हजारीबाग तक सीमित था, लेकिन उससे आगे जो कुछ उन्होंने कहा है वो आम लोगों के लिए आप जरा हमें बताइए कि उन्होंने क्या कहा है। देखिए, हम लोगों ने जो जो चीज़ें पॉइंट आउट की थी कोर्ट के सामने रखी थी हमने, वो सारी आज कोर्ट ने कंसिडर की है। उन्होंने उसी पे एक एसओपी बनाने के लिए बोला है। जो भी कमेटी अपॉइंट हुई थी उस कमेटी को ये काफ़ी डायरेक्शंस यहाँ से गए हैं, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि देखिए, पेपर लीक मामले में आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी। जैसे ट्रैवलिंग है पेपर की, कैसे ट्रैवल कर रहा है। कई जगह हमने देखा है ई रिक्शा से नहीं जाना चाहिए। फिर सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए। फिर आपने जो है एक गड़बड़ की कि 1563 ग्रेस मार्क्स ऐसे ही आपने उठा के अवॉर्ड कर दिए। वो फैसला पहले ही सुप्रीम कोर्ट का आ गया था, इसलिए उन्होंने उसमें जाना सही नहीं समझा। बट हाँ, लास्ट में जाते जाते एनटीए को ये ज़रूर बोला कि आपके बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं इस केस में, आपको इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो ये डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे डायरेक्शन हैं। ये भी कहा है कि जो है ना मैकेनिज्म जो है खास तौर पर जो शिकायत निवारण तंत्र है वो भी मजबूत होना चाहिए। छात्रों को इधर उधर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। सारे समुदाय, जितने समुदाय के छात्र हैं, सबको लेके ये फैसला दिया है कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं आ सकते, या कुछ लोगों को पर्सनल प्रॉब्लम है, कुछ बहुत गरीब है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी कि हर किसी का इंक्लूजन होना चाहिए एग्ज़ाम में। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं आपकी कार्यशैली की वजह से किसी को परेशानी हो रही है। तो ये सारी स्टूडेंट्स के बेनिफिट में होनी चाहिए, जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए, ताकि आगे चल के स्टूडेंट्स के मन में ये भावना आए कि हमने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें इतनी चीटिंग हुई है कि हमारा जो है सिलेक्शन मुश्किल हो गया। एक और बड़ी चीज़ उन्होंने की है, जो सेंटर ने कमेटी बनाई है उसके लिए पूरे एक डायरेक्शन भी दिया है कि उनको किस किस चीज़ पर विचार करना है। एक और बड़ी चीज़ यहाँ पर केंद्र सरकार को भी कहा कि आप हमें बताइए क्या डेवलपमेंट हुआ है 2 हफ्ते में। तो ये बात साफ है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को ऐसे, भले ही आपकी मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों में इस तरह की गलती ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट अभी भी फिर भी खड़ा है। देखिए, हम इस बात की हमको एटलीस्ट खुशी है कि हमारी पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, नोटिस इशू किया, सुनवाई की और आज बहुत सारी गाइडलाइंस ले डाउन की हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज़ थी। अब सुप्रीम कोर्ट भी आज की डेट में ये चाह रहा है कि ये इरेगुलरिटीज़ ख़त्म हो, यही हमारा मकसद था कोर्ट आने का। तो हम इस बात की हमको खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कंसिडर किया और सारी चीज़ें फिर उन्होंने रिपोर्ट अपने पास वापस मंगाई है, ताकि अगर कुछ भी कहीं गड़बड़ होती है तो उसको वो दोबारा से अपने देख सके और उस पर अगर कुछ फर्दर उनको डायरेक्शंस देनी है तो वो दे सके। तो इशू अभी भी ओपन है, इसमें और भी गाइडलाइंस आ सकती हैं। अगर कमेटी के रिकमेंडेशंस में अगर उनको कुछ लगता है कि कुछ कमी है तो दोबारा से इस पर फिर से एक बार सुनवाई करके और कुछ और गाइडलाइंस भी आ सकती हैं। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि एनटीए जैसी जो परीक्षा है जिसमें लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहता था, अब वो इस मामले में एक मजबूत जो मैकेनिज़्म है ताकि पेपर लीक ना हो, किसी भी तरह का ब्रीच ना हो और किसी भी तरह की हेराफेरी ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की एक तरीके से निगरानी करने जा रहा है। नई दिल्ली से शरद शर्मा और कमलकांत के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और नीट परीक्षा को लेकर एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है। दक्षिण भारतीय राज्यों तमिलनाडु और केरल के सांसदों ने नीट पीजी के परीक्षा केंद्रों को लेकर अपना विरोध जताया है। नीट पीजी की परीक्षा 11 अगस्त को होनी है और आज केरल के सांसदों ने जेपी नड्डा से मुलाकात कर केरल में परीक्षा केंद्र बनाने की मांग की। वहीं तमिलनाडु से सांसद आर सच्चिदानंदम ने भी जेपी नड्डा को पत्र लिखकर कहा कि पूरे देश में परीक्षा केंद्र घटाकर 185 शहरों में कर दिए गए हैं और इससे परीक्षार्थियों को समस्या हो रही है।
और नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की है। इनमें सिकंदर, अमित आनंद, नीतीश कुमार, अनुराग यादव और अन्य शामिल हैं। इनके अलावा और भी कई आरोपियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, जिसमें हजारीबाग स्कूल का प्रिंसिपल एहसानुल हक, वाइस प्रिंसिपल दानिश, सॉल्वर गैंग के कई मेडिकल स्टूडेंट्स, पेपर चोरी करने वाले प्रकाश उर्फ आदित्य, राजू। इनके खिलाफ आने वाले दिनों में सीबीआई सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी। जिन 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की, उनमें से कुछ आरोपियों के रोल उजागर हुए हैं। और अब बात केरल से, वायनाड की। केरल के वायनाड में भूस्खलन की घटना ने अभी सभी को हिला के रखा हुआ है। इस हादसे में 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई 100 लोग अब भी लापता और हादसे में कईयों के परिवार उजड़ गए हैं। वायनाड से देखिए रौनक कुकड़े की रिपोर्ट। अड़तीस साल के नोफेल कलाटिगल की जिंदगी में अब इस पासपोर्ट के अलावा कुछ और नहीं बचा है। नोफेल ओमान के एक होटल में काम करते थे। परिवार वायनाड में रहता था, जिसे भूस्खलन ने लील लिया। नोफेल की मां, बहन, पत्नी, बच्ची और पिता समेत परिवार के लगभग 10 लोग दर्दनाक हादसे की चपेट में आ गए। 10 में से केवल 6 लोगों के शव मिल पाए हैं, जबकि 4 लोगों की तलाश में अब भी नोफेल राहत कर्मियों के साथ यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। माँ, बीवी, बच्चा, ब्रदर का बीवी, ब्रदर का बच्चा, पूरा एक बस बाकी है। कल आप आए, जैसे आपको ये पता लगा? एक्चुअली वो इधर नहीं था उसी दिन। जो एक्सीडेंट हो गया उसी टाइम इधर नहीं था। उसके बाद में आया, उसी टाइम उसका पूरा परिवार ऐसा है, पूरा पानी के अंदर से गया। नोफेल की तरह ही कुवैत में काम करने वाले नासिर 25 दिन पहले ही मुंडकई गांव अपने परिवार के पास पहुंचे थे। नासिर को अब ये समझ नहीं आ रहा है कि वे अपनी और अपने बीवी बच्चे की जान बचने पर खुश हो या फिर परिवार के बाकी सभी सदस्यों की मौत का मातम मनाएं। इस हादसे में नासिर की मां, बहन, भाई का पूरा परिवार हादसे का शिकार हो गया। नासिर बताते कि भूस्खलन वाली रात इतनी तेज बारिश हो रही थी कि वे सो नहीं पाए। रात को इतनी तेज आवाज आई कि मानो कोई प्लेन क्रैश हो गया हो। जैसे ही खिड़की के बाहर देखा तो पत्थर और पेड़ पानी के साथ नीचे आ रहे थे। इससे पहले कि वे मलबे में दफन होते, वे अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर ऊंचाई पर बने एक चर्च में पहुंच गए और उनकी जान बच गई। मैं भी नहीं सोते, उस टाइम में नहीं सोते रात को। 1 बजे 2 बजे इस टाइम। वो उस टाइम बहुत साउंड आते हैं। उस टाइम में बच्चा, मेरा बीवी, सब लोग मैं उठा दिया। मैं बोलते कुछ प्रॉब्लम आते, जल्दी उठाओ। इसलिए हम लोग देखने के टाइम वो आवाज़ आते हैं, वो मिट्टी सब ऊपर से आते, बहुत आवाज़ आते। इसलिए हम लोग, मैं बीवी का बच्चे का, दूसरा मेरा दोस्त का घर है, उसके उधर के बेच दिया। बाद में हम देखने के टाइम मेरे सामने तोड़ा 15-20 मीटर का, उस तरफ से सब मट्टी, पत्थर सब आते हैं। हम लोग देखने के टाइम कुछ नहीं, उधर उस तरफ उधर सब गया। बाद में हम लोग दूसरा जगह में, दूसरा 10-20 मीटर उधर तक देखते, उधर एक चर्च है, उधर से देखने के टाइम हम लोग वो गली सब मिट्टी में खत्म हो गया। मेपाड़ी में बने रिलीफ कैंप में कई दर्दनाक कहानियां सुनने मिल रही है। यहाँ हमारी मुलाकात हुई बिहार के रहने वाले रवि कुमार से, जो कि अपने भाई रंजीत कुमार और साधु पासवान को खोज रहे हैं, लेकिन अब तक उनका कोई अता पता नहीं है। रंजीत कुमार और साधु पासवान मुंडकई की चाय फैक्ट्री में काम किया करते थे। मेरा भाई जो 4 साल से इधर काम कर रहा था, वो अभी तक पता नहीं है वो जिंदा है या मर गया, अभी तक कुछ भी मालूम नहीं पड़ा है। कम से कम हमको बॉडी भी मिल जाएगा सर, तो हमको संतुष्टि हो जाएगा। मेरा माँ बाप को, मेरा अंकल को, सबको संतुष्टि भी हो जाएगा कि मेरा बच्चा जिंदा है या मर गया। अभी तक कोई पता नहीं चला है सर।
मुंडकई में रिसोर्ट चलाने वाले अब्दुल अजीज बताते हैं कि स्थानीय पंचायत ने हफ्ते भर पहले ही टूरिस्ट बुकिंग बंद करने को कहा था। हादसे की रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए कई लोगों को उन्होंने रिसोर्ट में रहने की जगह दी। आवाज डाला पूरा आदमी को, ऊपर चलाओ ऊपर आदमी लोग है ना नीचे, उसी आवाज में पूरा आदमी तो निकला था घर से, पूरा अपना रिसोर्ट में आ गया था। कम से कम 200 लोग था, 200 लोग का अपना रिसोर्ट में लेके गया। इसमें बुढ़ा था, बीमारी लोग था, उसका पकड़ के लेके गया था, उसमें रिसोर्ट में रखा था। कम से कम आधा घंटा बाद है ना, फिर भी आवाज़ आया था। अपना जाने का टाइम ये मट्टी में था, लोग आवाज़ लगा था अपना को लेके जाओ, अपना कुछ नहीं कर सकता था। वो अपना लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं था उसी टाइम। फिर ये लोग का पूरा लेके आके अपना रिसोर्ट में रखा। फिर कम से कम आधा घंटा हो गया तो फिर भी ऐसा सेम उसका ज़्यादा आवाज़ फिर आ गया था, इसी में पूरा फिर ख़त्म हो गया था। हादसे के बाद कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी मदद करने के लिए आगे आ रही है। उन्हीं में से एक है मल्लापुरम का एक ग्रुप, जो कि रिलीफ कैंप में मुफ्त में मोबाइल और सिम कार्ड प्रभावित लोगों को मुहैया करा रहा है। आज 100 मोबाइल्स दे रहा है। टुमारो एंड आफ्टर टुमारो दूसरा कैंप भी है, उधर भी देता है। टोटल 400 मोबाइल देने के लिए सोच रहा है। विल डू दैट। इस भूस्खलन में पूरे के पूरे गांव सफा हो गए, सैकड़ों अब भी लापता है। वहीं 91 राहत शिविरों में लगभग 9000 लोगों को रखा गया है। केरल में इससे पहले भी कुदरती हादसे होते रहे हैं, लेकिन वायनाड में हुई त्रासदी अभूतपूर्व है। सरकारें और स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से बचे हुए लोगों की जिंदगी पटरियों पर लाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन उन्होंने जो खोया है उसकी भरपाई शायद कोई न कर सके। कैमरा पर्सन संदेश के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बात पश्चिम बंगाल की राजनीति की। कांग्रेस और टीएमसी के रिश्ते सुधारने के लिए अधीर रंजन को पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। अब क्या अधीर रंजन सेन को उनके बड़बोलेपन का खामियाजा उठाना पड़ रहा है? मैंने ये मीटिंग का सारे इंतजाम किए थे और इसमें 2 रेजोल्यूशन भी पास हुई थी। मतलब उस दिन तक मुझे ये जानकारी तो थे कि मैं सभापति होते हुए ही सभापति की हैसियत से ही ये मीटिंग बुलाया गया, जहां ऑल इंडिया पार्टी की रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं। तो एड्रेस करने के पहले कह दिया कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी है यहाँ और फॉर्मर लोकसभा की कांग्रेस पार्टी के नेता है। तो उस समय मुझे पता चला कि भाई फॉर्मर बन चुके हैं, तो मैं क्या कर सकते हो। मेरे पास कोई तो ज्यादा पश्चिम बंगाल के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में कांग्रेस के पूर्व नेता अधीर रंजन चौधरी पार्टी से खासा नाराज हैं। इस नाराजगी की बड़ी वजह यह है कि उन्हें बिना बताए बंगाल के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। लोकसभा चुनाव में हार जाने के बाद वह पार्टी में अलग थलग पड़ गए हैं। पार्टी के एक बड़ा खेमा अधीर से नाराज है। खासकर ममता के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने मोर्चा खोला है, उसी का नतीजा रहा कि बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया। बस चुनाव चलते थे, खड़गे साहब ने टीवी में कह दिया कि मुझे बाहर रखना, अगर जरूरी होगा तो भी बाहर रख दिया जाएगा। तो सुनकर मुझे थोड़ा दुख भी जरूर हुई थी। हाँ, वो तो है ही, इसलिए यह कांग्रेस तो ममता का साथ जुड़ा है ना, इसलिए उनका साथी है कांग्रेस, इसलिए अदित दा सही काम किया। जो खिलाफ बोला ममता का कड़ी कार्रवाई करने के लिए जो बोल रहा है, सही बोला। यह सही है कि लोकसभा चुनाव के दौरान टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर प्रदेश नेतृत्व में मतभेद था। टीएमसी ने शुरुआत में तो गठबंधन की बात कही, लेकिन बाद में अधीर के बयान से बात बिगड़ गई। रही सही कसर अधीर रंजन के लोकसभा चुनाव हारने के बाद पूरी हो गई। अधीर ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा भी दे दिया। अब टीएमसी एक बार फिर अधीर रंजन चौधरी पर हमला बोल रही है। एक ही बात हम बोल नहीं सकते हैं, सिर्फ अधीर रंजन चौधरी के लिए इस बार एनडीए सरकार बना। अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी का साथ पैक नहीं था। जो कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस का साथ लेके इलेक्शन करते थे, 200 सीट से ज्यादा बीजेपी पश्चिम बंगाल से नहीं मिलते। और दीदी का जो एडवाइस था, जो सजेशन था, जो प्रियंका गांधी के बनारस में वाराणसी में खड़ा कर दो, वो अधीर रंजन चौधरी उसको विरोधिता किया था। आज देखो रिजल्ट, प्रियंका कैंडिडेट हो जाते तो नरेंद्र मोदी खुद हार जाते थे
और बीजेपी ब्रेक कर जाते हैं। और सिर्फ अकेला अधीर रंजन चौधरी जो के लिए ये एनडीए गवर्नमेंट बना। वैसे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अधीर की बीजेपी के साथ नजदीकियों का जो आरोप लग रहा है उसमें कोई दम नहीं है। ये कोर्ट ऑर्डर जहाँ तक मेरी जानकारी है उन्होंने खुद उस पद से चुनाव हारने के बाद जो ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई वहाँ कांग्रेस की, उसके कारण शायद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने बोला कि हमको बताया नहीं गया और अचानक मीटिंग में खबर लगती है और ऐसी चर्चा है कि शायद बीजेपी में जा सकते हैं कहीं कुछ। मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। जितनी मुंह उतनी बातें। अधीर रंजन चौधरी को लेकर अब कयासों का बाजार गर्म है। क्या वो कांग्रेस से बने रहेंगे या फिर बीजेपी के दामन थामेंगे? नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। राजनीति में समय का बहुत महत्व होता है और समय हो तो व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और वक्त खराब हो तो राजा से रंग बनने में देर नहीं लगती। अधीर बाबू इस बात को बेहतर समझते हैं और अब इस बात को शायद महसूस भी कर रहे होंगे। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और बात अब मुंबई की। सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। कहा जा रहा है कि मामा के इशारे पर दोनों शूटर्स गए थे सलमान के घर के बाहर गोलीबारी करने। तो कौन है बिश्नोई गैंग का मामा? देखते हैं परम दामा की इस रिपोर्ट में। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने मकोका कोर्ट के सामने 6 लोगों के खिलाफ 1735 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में वो ऑडियो क्लिप भी शामिल है जिसमें अनमोल बिश्नोई शूटर्स विवेक कुमार गुप्ता से बात कर रहा है। चार्जशीट के अनुसार इस मामले में मामा नामक व्यक्ति के निशाने पर थे बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान। बिश्नोई गैंग के इसी मामा ने चलवाई थी सलमान के घर के बाहर गोली और यही वो व्यक्ति था जिसने सलमान खान पर हमले की साजिश रची थी। मुंबई पुलिस के सूत्रों के अनुसार मामा ही वो व्यक्ति था जिसने सूरजपाल और विकी गुप्ता को सलमान के घर के बाहर हमला करने के लिए चीजें मुहैया कराई थी और मामा ही वो व्यक्ति है जो कि इन दोनों शूटरों का हैंडलर भी था। वहीं लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई ने शूटर्स को रिक्रूट करने का काम भी मामा को ही सौंपा था। अब मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम इस मामा को खोज रही है। अनमोल और विकी के बीच बातचीत में एक मामा का जिक्र बार बार सुनाई देता है। अनमोल और दोनों शूटर्स के बीच बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट। अनमोल बिश्नोई, मेरी मामा से बात हुई थी, ये ना हो जाए सरेंडर ना हो जाए। सरेंडर भगवान के पास हो, कहीं और होने की जरूरत नहीं। विकी कुमार गुप्ता, अभी आप मामा से बात किए हैं? अनमोल बिश्नोई, मामा से हुई थी मेरी बात। विकी कुमार गुप्ता, अभी मैंने मामा से बात की है। दूसरा मेरा भाई जी जैसे आप दोनों भाई हैं। लॉरेंस सर और आप वैसे ही मैं अपने भाई को आपका नंबर सेंड कर रहा हूं। अगर अगले दिन को मैं पकड़ा गया तो आप उसे कांटेक्ट करें। मेरी मामा जी से बात हुई और मैंने भी अपने भाई को सारी बात बता दी है। अनमोल बिश्नोई, क्या बताया आपने, पहले मुझे वो बताओ। तो अब सवाल ये है कि ये मामा कौन है? जांच एजेंसियां अब इस सवाल का जवाब खोज रही हैं। मुंबई से कैमरामैन दिग्विजय के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। साल 2024 का भारत भूषण अग्रवाल स्मृति सम्मान हिंदी की युवा कवयित्री प्रिया वर्मा को देने की घोषणा की गई है। ये सम्मान उन्हें उनके कविता संग्रह स्वप्न के बाहर पांव के लिए प्रदान किया जा रहा है। इस वर्ष इस पुरस्कार के निर्णायक जाने माने आलोचक मदन सोनी रहे। उन्होंने प्रिया वर्मा को पुरस्कृत करते हुए कहा कि उनकी कविताओं में गहरी करुणा और संवेदना है।